क्या इस देश में काबिलियत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ आपकी रगों में दौड़ने वाला खून और आपकी जाति तय करेगी? क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी का जुझारू होना, किसी का सड़कों पर लाठियां खाना और किसी का हर मजलूम की आवाज बनना इसलिए बेकार चला जाता है क्योंकि उसके नाम के आगे एक खास सरनेम लगा हुआ है? आज जब हम संसद से लेकर सड़क तक की राजनीति को देखते हैं तो एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आता है जिसने बेहद कम समय में देश के कोने कोने में अपनी धमक पैदा की। एक ऐसा नौजवान जो किसी बड़े राजनीतिक घराने में पैदा नहीं हुआ, जिसके पीछे किसी बड़े कॉरपोरेट का हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी जब वो सड़कों पर निकलता है तो सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद एक कड़वी और चुभने वाली सच्चाई ये भी है कि जिस कद, जिस सम्मान और जिस राजनीतिक मुकाम का वो हकदार था, वो उसे आज तक हासिल नहीं हो पाया। इसके पीछे की जो खौफनाक और पर्दे के पीछे की कहानी है, जो सामाजिक पूर्वाग्रहों की दीवार है, आज हम उसी की एक एक परत को बहुत ही बेबाकी और ईमानदारी के साथ खोलने जा रहे हैं। अगर आपके भीतर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है और आप इस देश की ज़मीनी हकीकत को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को आखिरी सेकंड तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस देश के करोड़ों शोषितों और वंचितों के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ वो सच है जिसे मुख्य धारा का मीडिया हमेशा दबा देता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस प्रयास को मजबूती देने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात हर एक जागरूक नागरिक के कानों तक गूंज सके। जब हम भारतीय राजनीति के इतिहास और वर्तमान का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ ऐसे नेता हैं जिनके पास न तो कोई विजन है, न ही उन्होंने कभी जनता के हक के लिए लाठियां खाई हैं और न ही कभी वे किसी गरीब के आंसू पहुंचने उसके दरवाजे तक गए हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत ही आसानी से सत्ता के सर्वोच्च शिखरों को छू लेते हैं। उनके लिए कुर्सियां पहले से तैयार रहती हैं और मीडिया उनके हर एक छोटे छोटे बयान को इस तरह दिखाता है जैसे देश की किस्मत बदलने वाली हो। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जो दिन देखता है न रात, जो बीमार होने के बावजूद, जेल जाने के जोखिम के बावजूद, गोलियों का सामना करने के बावजूद वहां पहुंचता है जहां कोई और नेता जाने की हिम्मत नहीं करता। चाहे हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की जंग हो, चाहे राजस्थान के किसी सुदूर गांव में किसी मासूम पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी हो, या फिर दिल्ली की सड़कों पर किसानों और नौजवानों के अधिकारों के लिए खड़ा होना हो, वो शख्स हमेशा अग्रिम पंक्ति में सीना तानकर खड़ा मिलता है। लेकिन जब बात राजनीतिक स्वीकार्यता की आती है, जब बात उसे वो मुकाम देने की आती है जो एक जननेता को मिलना चाहिए, तो अचानक पूरा सिस्टम, पूरी मीडिया और समाज का एक बड़ा संभ्रांत वर्ग खामोश हो जाता है। यह खामोशी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी और गहरी मानसिकता का नतीजा है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ते नहीं देख सकती जो उनकी तय की हुई व्यवस्था को चुनौती देता है। इस पूरे तंत्र की बुनावट को अगर गहराई से समझा जाए तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ योग्यता से ज्यादा इस बात को तरजीह दी जाती है कि आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। अगर इसी जुझारूपन, इसी आक्रामकता और इसी वक्तृत्व कला के साथ कोई ऐसा युवक मैदान में उतरा होता जिसके पीछे एक तथाकथित ऊंची जाति का टैग लगा होता, तो आज देश की बड़ी बड़ी पार्टियां उसे अपना राष्ट्रीय चेहरा बनाने के लिए आपस में लड़ रही होती। दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिक रणनीतिकार उसके लिए लाल कालीन बिछाकर इंतजार कर रहे होते और टीवी स्टूडियोज में दिन रात उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे होते। उसे भविष्य का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री घोषित करने में एक पल की भी देरी नहीं की जाती। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण के मामले में ऐसा नहीं होता। उनके हर एक कदम को शक की निगाह से देखा जाता है, उनकी आक्रामकता को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बता दिया जाता है और उनके हर एक सामाजिक आंदोलन को एक खास दायरे में समेटने की पुरजोर कोशिश की जाती है। ये विभाजनकारी सोच इस बात का सबूत है कि आज भी हमारा समाज और हमारी राजनीतिक व्यवस्था चेतना के स्तर पर उतनी परिपक्व नहीं हो पाई है जितनी कि कागजों पर दिखाई देती है। इस पूरे परिदृश्य ने बहुजन समाज और खासकर आम्बेडकरवादी युवाओं के भीतर एक बहुत ही गहरा असंतोष और आक्रोश पैदा कर दिया है। युवा वर्ग ये बहुत अच्छे से देख रहा है कि किस तरह एक ऐसे लीडर को, जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, जो संसद में बैठकर उनकी तकलीफों को पूरी बेबाकी से उठा सकता है, उसे जानबूझकर हाशिए पर धकेलने के खेल रचे जा रहे हैं। कभी प्रशासनिक बंदिशों के जरिए, कभी झूठे मुकदमों के जाल में फंसाकर, तो कभी सीधे सीधे जानलेवा हमलों के जरिए उसकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि वे इस तरह से एक उभरते हुए सूरज को अपनी उंगलियों से छुपा लेंगे, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इस दमन ने चंद्रशेखर को कमजोर करने के बजाय उनके समर्थकों के भीतर एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी है जो अब धीरे धीरे एक बड़े लावा का रूप ले रही है। जमीन पर जो बदलाव आ रहा है वो किसी भी बड़े राजनीतिक पंडित के चश्मे से ओझल है। गांवों की तंग गलियों से लेकर शहरों के झुग्गी झोपड़ियों तक जो लोग अब तक राजनीतिक रूप से निष्क्रिय थे, वे अब ये समझने लगे हैं कि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जनता अब केवल भाषणों और खोखले वादों से बहलने वाली नहीं है। वो इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रही है कि उनके अपने बीच का एक बेटा, जो उनके आत्मसम्मान की खातिर अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रहा है, उसे इस तंत्र द्वारा किस तरह से प्रताड़ित और नजरअंदाज किया जा रहा है।
ये जो मौन सहानुभूति और वैचारिक गोलबंदी नीचे के स्तर पर तैयार हो रही है, ये किसी भी विज्ञापन या पेड मीडिया की मोहताज नहीं है। यह एक ऐसा अंतःप्रवाह है जो आने वाले समय में राजनीति के स्थापित नियमों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है, और जिसकी आहट अब धीरे धीरे उन लोगों को भी सुनाई देने लगी है जो खुद को इस सत्ता का भाग्य विधाता मानकर बैठे हैं। खेल बहुत गहरा है और इसकी अगली कड़ियां समाज के उस चेहरे को उजागर करेंगी जिसे देखने का साहस हर किसी में नहीं होता। इस गहरी और दर्दनाक हकीकत को समझने के लिए हमें उस मानसिकता की गहराई में उतरना होगा जो इस देश के सामाजिक ताने बाने को सदियों से नियंत्रित करती आ रही है। जो लोग आज ये दावा करते हैं कि आधुनिक समाज में जाति कोई मायने नहीं रखती और सब कुछ केवल योग्यता के आधार पर तय होता है, उन्हें इस युवा नेता के राजनीतिक सफर का एक एक पन्ना पलटकर देखना चाहिए। जब यह नौजवान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से नीली पगड़ी बांधकर निकला तो उसने सिर्फ राजनीतिक सत्ता को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि उसने सदियों से चले आ रहे उस सामाजिक दबदबे और अहंकार पर चोट की थी जो कुछ खास लोगों को दूसरों पर हुक्म चलाने का जन्मसिद्ध अधिकार देता था। उसने शोषितों को झुककर सलाम करने के बजाय अपनी आत्मसम्मान की चमक लेकर सीधे खड़े होना सिखाया। यही वो मोड़ था जहां से इस पूरे सिस्टम ने उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया, एक ऐसा दुश्मन जिसे हराने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता था, क्योंकि इस तंत्र को एक दबे कुचले, सहमे हुए और लाचार दलित की आदत थी। लेकिन एक ऐसे निडर और आक्रामक दलित युवक को स्वीकार करना इस व्यवस्था के डीएनए में ही नहीं था जो बराबरी के हक की बात करता हो। इस पूरे भेदभावपूर्ण रवैये का सबसे बड़ा हथियार बना इस देश का वो मुख्य धारा का मीडिया जो खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है। अगर आप पिछले कुछ सालों के टीवी डिबेट्स और अखबारों की सुर्खियों को उठाकर देखें तो आपको एक बहुत ही सोची समझी साजिश का एहसास होगा। जब भी कोई अन्य नेता किसी छोटे से मुद्दे पर भी सड़क पर उतरता है तो उसे जनता का मसीहा और क्रांतिकारी नेता साबित करने के लिए 24 घंटे कैमरे उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन जब यही नौजवान हजारों की भीड़ के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जब उस पर रासुका जैसी गंभीर धाराएं लगाकर महीनों तक सूरज की रोशनी से दूर रखा जाता है, तो यही मीडिया या तो पूरी तरह खामोश हो जाता है या फिर उसे एक कानून व्यवस्था की समस्या या जातीय भड़काऊ नेता के रूप में पेश करने लगता है। ये ब्रांडिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर किया जाने वाला वो प्रयास है ताकि देश का जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है, जो न्याय पसंद नागरिक हैं, वे इस सच से दूर रहें और इस युवा नेतृत्व को सिर्फ एक खास वर्ग और जाति का नेता मानकर खारिज कर दें। लेकिन इस चक्रव्यूह की दीवारें सिर्फ बाहर ही नहीं थीं, बल्कि राजनीति के भीतर भी उतनी ही मजबूत थीं। जो पार्टियां खुद को सेक्युलर और पिछड़ों दलितों की सबसे बड़ी हमदर्द बताती हैं, उनके भीतर भी इस तेज तर्रार चेहरे को लेकर एक अजीब सी असुरक्षा और घबराहट देखी गई। वे जानते थे कि अगर ये लड़का इसी तरह बेखौफ होकर लड़ता रहा तो उनकी वो दुकानें बंद हो जाएंगी जो सिर्फ चुनाव के वक्त भाईचारे का नाटक करके चलती हैं। इसलिए चुनाव दर चुनाव इस युवा नेता को गठबंधन के नाम पर छला गया, उसे वो राजनीतिक स्पेस देने से रोका गया जिसका वो हकदार था। बड़ी बड़ी बैठकें हुई, मंचों पर हाथ मिलाए गए, लेकिन जब बात जमीन पर ताकत साझा करने की आई तो उसे बेहद चालाकी से दरकिनार कर दिया गया ताकि उसका कद एक निश्चित सीमा से बड़ा न होने पाए। ये इस देश की राजनीति का वो कड़वा सच है जहां मजलूमों के वोट तो सबको चाहिए, लेकिन उन मजलूमों के बीच से निकला एक असली और स्वतंत्र लीडर किसी को बर्दाश्त नहीं होता। इस राजनीतिक अलगाव और सामाजिक उपेक्षा की सबसे बड़ी मार तब देखने को मिली जब इस नेता पर सीधे जानलेवा हमला कर दिया गया। दिन दहाड़े गोलियां चलाई गईं, एक ऐसी घटना जिसने देश के कानून और सुरक्षा व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन उस भयानक हादसे के बाद भी इस देश के शीर्ष नेतृत्व और बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं के मुंह से सांत्वना का एक शब्द तक नहीं निकला। जो नेता किसी रसूखदार के घर में बिल्ली के मरने पर भी ट्वीट करने पहुंच जाते हैं, वे इस देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके एक नौजवान पर हुए कातिलाना हमले पर इस तरह आंखें मूंद कर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बेरुखी चीख चीख कर कह रही थी कि इस व्यवस्था की नज़र में तुम्हारी जान की, तुम्हारे खून की और तुम्हारी इस लंबी लड़ाई की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम उस कतार से आते हो जिसे हमेशा पीछे रहने का हुक्म दिया गया है। यही वो सजा है जो इस देश में एक दलित होने के नाते इस जांबाज नेता को हर रोज भुगतनी पड़ रही है। हर कदम पर उसकी वफादारी का इम्तिहान लिया जाता है, हर आंदोलन में उसकी नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं और उसकी हर एक कामयाबी को जाति के संकीर्ण चश्मे से देखकर छोटा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस पूरे दमन चक्र का एक ऐसा पहलू भी है जो अब इस दमनकारियों के गले की हड्डी बनने जा रहा है। वे यह भूल गए कि जिस समाज को उन्होंने सदियों से ठोकरें मारकर मजबूत बनाया है, उस समाज का युवा अब इस पूरे खेल को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। सोशल मीडिया के इस दौर में अब जानकारी और चेतना को बंद कमरों में कैद नहीं किया जा सकता। गांवों की झोपड़ियों में बैठा आंबेडकरवादी युवा अब हर एक अनदेखी, हर एक धोखे और हर एक नाइंसाफी का हिसाब अपने दिल में दर्ज कर रहा है। और यही वो खामोश गुस्सा है जो आने वाले दिनों में इस पूरी बिसात को उलटने का दम रखता है। खेल का ये दूसरा हिस्सा विरोधियों की रातों की नींद हराम करने के लिए काफी है, क्योंकि जमीन के भीतर की हलचल को भांप पाना अब उनके सबसे महंगे रणनीतिकारों के वश में भी नहीं रहा है।
इस वैचारिक और सामाजिक संघर्ष के तीसरे सोपान पर जब हम कदम रखते हैं तो हमें आम्बेडकरवादी चेतना और आधुनिक दौर की राजनीति के बीच का एक और सबसे बड़ा अंतर्विरोध साफ दिखाई देने लगता है। आज का पढ़ा लिखा बहुजन युवा जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के लिखे संविधान को पढ़ता है तो उसे ये भरोसा होता है कि इस देश में हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन जब वही युवा जमीन पर आकर चंद्रशेखर आजाद के संघर्षों को देखता है तो उसका ये भरोसा अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। वह देखता है कि किस तरह एक योग्य, प्रखर और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने वाले युवा वकील को सिर्फ इसलिए बार बार प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वह अपने समाज के आत्मसम्मान की बात करता है। यह इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो समाज को आपस में बांटने का काम करते हैं, उन्हें शासन प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा और सम्मान दिया जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दबे कुचले लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, उसे कभी जेलों में ठूंस दिया जाता है तो कभी उसकी रैलियों और जनसभाओं पर अघोषित पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने इस देश के आम्बेडकरवादी समाज के भीतर एक बहुत ही गहरे मंथन को जन्म दे दिया है। अब तक दलित और वंचित समाज के लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के दावों और वादों के जाल में फंसकर बिखर जाते थे। कोई पार्टी उन्हें सुरक्षा का लालच देती थी तो कोई उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का झुंझुना थमा देती थी। लेकिन चंद्रशेखर के साथ हो रहे इस लगातार सौतेले व्यवहार ने इस पूरे समाज की आंखें खोल दी हैं। लोगों को अब ये साफ साफ दिखने लगा है कि चाहे सत्ता में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष में बैठे बड़े बड़े सूरमा, जब बात एक मजबूत और स्वतंत्र दलित नेतृत्व को स्वीकार करने की आती है तो इन सभी की अंदरूनी मानसिकता बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। यह कोई साधारण राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये वर्चस्व की वह जंग है जिसमें स्थापित ताकतें किसी भी कीमत पर एक ऐसे नए नेतृत्व को उभरने नहीं देना चाहती जो सीधे उनके एकाधिकार को चुनौती दे सके। यही वजह है कि इस युवा नेता को मिल रही यह सजा सिर्फ एक व्यक्ति की सजा नहीं रह गई है, बल्कि यह इस देश के पूरे वंचित समाज को यह संदेश देने की कोशिश है कि अगर तुम अपनी तय की हुई सीमाओं को लांघने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही हश्र किया जाएगा। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है ताकि आने वाली पीढ़ियों में से फिर कोई दूसरा नौजवान इतनी बेखौफ आवाज में सत्ता से सवाल पूछने का साहस न कर सके। लेकिन इस दमनकारी नीति के रणनीतिकार ये समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि बाबा साहेब के विचारों से सिंचित ये समाज अब बहुत आगे निकल चुका है। आज की जो नई पीढ़ी है वो केवल याचना करने पर विश्वास नहीं रखती, बल्कि वो अपने अधिकारों को छीनना जानती है। चंद्रशेखर ने इसी युवा ऊर्जा को एक मंच दिया है जिसने सदियों के डर को एक ही झटके में आत्मविश्वास में बदल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश के बुद्धिजीवी और न्यायपसंद तबके को भी एक बहुत बड़े असमंजस में डाल दिया है। वे लोग जो मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे भी इस युवा नेता के मामले में एक अजीब सी चुप्पी साध लेते हैं। जब देश के किसी अन्य हिस्से में किसी रसूखदार नेता के साथ थोड़ी सी भी ज्यादती होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी चर्चा होने लगती है। लेकिन जब इसी देश के करोड़ों लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले एक नौजवान को बार बार निशाना बनाया जाता है, उस पर जानलेवा हमले होते हैं, तो इन बुद्धिजीवियों की कलम की स्याही अचानक सूख जाती है। यह दोहरा रवैया यह साबित करने के लिए काफी है कि इस देश के ऊंचे और संभ्रांत तबके के पूर्वाग्रह कितने गहरे हैं और वे किस तरह योग्यता के ऊपर अपनी जातिवादी सोच को हावी होने देते हैं। लेकिन इस खामोशी और उपेक्षा का जो सबसे बड़ा परिणाम निकल रहा है वो अब जमीन पर पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। जो बहुजन युवा पहले अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश करता था या राजनीति से दूर भागता था, वो अब गर्व से अपनी पहचान को सामने रखकर इस आंदोलन की रीढ़ बन रहा है। गांवों के भीतर जो छोटी छोटी चौपालें लगती हैं, वहां अब सिर्फ चुनावी जीत हार की चर्चा नहीं होती, बल्कि इस सामाजिक नाइंसाफी और सौतेले व्यवहार पर तीखी बहसें होती हैं। जनता अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अगर आज उन्होंने अपने इस जांबाज बेटे का साथ नहीं दिया, अगर आज उन्होंने इस स्वतंत्र आवाज को कमजोर होने दिया, तो आने वाले कई दशकों तक उनका समाज फिर से उसी अंधकार और गुलामी के दौर में धकेल दिया जाएगा जहां से उन्हें मान्यवर कांशीराम जी और बाबा साहेब ने निकाला था। यह जो चेतना की नई लहर गांवों से उठ रही है, ये आने वाले समय में उन तमाम बंदिशों को तोड़ने वाली है जो इस युवा नेतृत्व के रास्ते में खड़ी की गई हैं। खेल की ये परत विरोधियों के उन तमाम पैमानों को ध्वस्त कर देगी जो उन्होंने अब तक की पारंपरिक राजनीति को देखकर तैयार किए थे। इस सामाजिक और वैचारिक महासंग्राम के चौथे अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं तो राजनीति का वो सबसे खौफनाक और घिनौना चेहरा सामने आता है जो अक्सर लोकतंत्र के खूबसूरत नकाब के पीछे छुपा रहता है। जब कोई नेता जनहित की बात करता है, जब कोई नौजवान शोषितों की कतार में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, तो स्थापित व्यवस्था का यह नियम है कि वे पहले उसे नजरअंदाज करते हैं। जब नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं, और जब मजाक उड़ाने से भी बात नहीं बनती तो वे सीधे उसके चरित्र और उसकी नीयत पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ भी इस तंत्र ने ठीक यही हथकंडा अपनाया। जब इस तंत्र ने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों से शुरू हुआ ये कारवां अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र की सीमाओं को लांघकर पूरे देश के आम्बेडकरवादी युवाओं की धड़कन बनता जा रहा है,
तो रातों रात दिल्ली और लखनऊ के बंद कमरों में रणनीतियां बदली गईं। इसके बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर इस युवा नेता के खिलाफ एक सुनियोजित और भ्रामक दुष्प्रचार का दौर, ताकि उसकी साख को जनता की नजर में कमतर किया जा सके। इस दुष्प्रचार की सबसे बड़ी क्रूरता ये है कि जो व्यक्ति हर रोज अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता है, जिस पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जाती हैं, उसी को इस तंत्र के भाड़े के रणनीतिकार किसी दूसरी बड़ी पार्टी की बी टीम या वोट कटवा साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये नैरेटिव इतनी चालाकी से बुना जाता है कि मुख्यधारा की राजनीति का आम मतदाता भ्रमित हो जाए। जब वो चुनाव लड़ता है और अपने समाज के प्रतिनिधित्व की मांग करता है, तो उसे स्वार्थी और महत्वाकांक्षी कह दिया जाता है, और जब वो समाज के व्यापक हित के लिए बड़े बड़े मंचों पर अन्य दलों के साथ बिना किसी शर्त के खड़ा होता है, तो चुनाव बीतते ही उसे दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है। ये जो इस्तेमाल करने और फिर दरकिनार कर देने की नीति है, यही वो असल सजा है जो इस देश का स्थापित राजनीतिक वर्ग एक उभरते हुए स्वतंत्र दलित नेतृत्व को हर मोड़ पर देता है। वे चाहते हैं कि दलित और पिछड़ा वर्ग हमेशा उनके पीछे झंडा उठाने और नारे लगाने के लिए तैयार रहे, लेकिन जब इसी वर्ग का कोई बेटा अपनी खुद की पार्टी बनाकर अपनी खुद की पहचान के साथ सत्ता के गलियारों में हिस्सेदारी मांगता है, तो सारे गठबंधन और सारी धर्मनिरपेक्षता की कस्मों को ताक पर रख दिया जाता है। इसके बावजूद इस कठिन रास्ते पर चलते हुए इस जांबाज नेता ने जिस धैर्य और परिपक्वता का परिचय दिया है, उसने विरोधियों के सारे गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी युवा नेता को इस तरह चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जब उस पर प्रशासनिक और राजनीतिक हमले होते हैं, तो वो या तो टूट जाता है या फिर किसी बड़ी पार्टी के सामने आत्मसमर्पण करके अपनी शर्तों पर समझौता कर लेता है। लेकिन चंद्रशेखर ने समझौते का रास्ता चुनने के बजाय संघर्ष के सबसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते को चुना। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका मिशन सिर्फ एक चुनाव जीतना या संसद की किसी कुर्सी पर बैठना नहीं है, बल्कि उनका असली मकसद उस चेतना को जिंदा रखना है जो बाबा साहेब ने इस समाज के भीतर फूंकी थी। ये जो अडिग रहने का जज्बा है, इसने आम्बेडकरवादी युवाओं के भीतर अपने नेता के प्रति निष्ठा को और ज्यादा गहरा कर दिया है। युवा अब ये देख रहे हैं कि उनका लीडर बिकाऊ नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है, और यही विश्वास इस आंदोलन की सबसे बड़ी पूंजी बनता जा रहा है। इस बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य ने उन ताकतों की नींद उड़ा दी है जो दशकों से दलितों और पिछड़ों के वोटों पर अपना एकाधिकार मानकर बैठी थीं। विशेष रूप से वे पार्टियां जो खुद को इस समाज की सबसे बड़ी रहनुमा कहती थीं, उन्हें अब ये साफ दिखने लगा है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। आज का युवा अब सिर्फ पुराने इतिहास और पुरानी कहानियों के भरोसे बैठने को तैयार नहीं है। उसे आज का संघर्ष चाहिए। उसे आज की तारीख में जमीन पर खड़े होकर लाठियां खाने वाला और उसकी कलाई पकड़कर उसे न्याय दिलाने वाला नेता चाहिए। चंद्रशेखर ने युवाओं की इसी नब्ज को पकड़ा है। यही वजह है कि जब वे किसी दूर दराज के गांव में किसी गरीब के घर पर उत्पीड़न की खबर सुनकर पहुंचते हैं, तो वहां किसी पार्टी का काडर नहीं, बल्कि पूरा काडर विहीन समाज स्वतःस्फूर्त होकर उनके पीछे खड़ा हो जाता है। ये जो सीधा जुड़ाव है, ये जो जनता के साथ बना हुआ अटूट विश्वास का पुल है, इसे दुनिया की कोई भी पीआर एजेंसी या कॉरपोरेट फंडिंग कभी नहीं खरीद सकती। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव यह आ रहा है कि जो समाज पहले केवल प्रतिक्रियावादी राजनीति करता था, यानी किसी घटना के होने के बाद केवल मोमबत्तियां जलाता था या धरने पर बैठता था, वो समाज अब पूरी तरह से प्रोएक्टिव हो चुका है। आम्बेडकरवादी युवा अब हर एक राजनीतिक चाल को समय से पहले भांप रहे हैं। वे समझ चुके हैं कि उनके नेता को अलग थलग करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसका जवाब केवल और केवल एकजुटता से ही दिया जा सकता है। गांवों की बस्तियों से लेकर शहरों के आधुनिक दफ्तरों तक अब ये बात एक मिशन की तरह फैल चुकी है कि इस आजाद आवाज को किसी भी कीमत पर खामोश नहीं होने देना है। ये जो सामूहिक संकल्प समाज के भीतर आकार ले रहा है, ये आने वाले समय में उस पूरे चक्रव्यूह को ध्वस्त करने जा रहा है जो इस युवा नेतृत्व के चारों तरफ बुना गया था। इस संघर्ष की अगली और अंतिम कड़ी उस नए सवेरे का इशारा कर रही है, जिसके डर से सत्ताधारियों के माथे पर चिंता का पसीना साफ देखा जा सकता है। इस महासंग्राम के 5वें और सबसे निर्णायक अध्याय पर पहुंचते पहुंचते अब देश की राजनीतिक और सामाजिक फिजाओं में यह संदेश पूरी तरह साफ हो चुका है कि दमन और उपेक्षा की आग में तपकर जो नेतृत्व निखरता है, उसे दुनिया का कोई भी तंत्र कभी झुका नहीं सकता। चंद्रशेखर आजाद को जो सजा उनके दलित होने, उनके बेखौफ होने और उनके स्वाभिमानी होने की वजह से इस पूरे सिस्टम द्वारा दी जा रही थी, वो सजा अब इस समाज के लिए एक बहुत बड़े संकल्प में बदल चुकी है। जो ताकतें ये मानकर चल रही थीं कि वे इस नौजवान को अलग थलग कर देंगी, उसे मुख्यधारा के विमर्श से गायब कर देंगी और उसके रास्ते में बाधाओं के पहाड़ खड़े करके उसका हौसला तोड़ देंगी, आज वे खुद अपने ही बुने हुए चक्रव्यूह में असहाय खड़ी नजर आ रही हैं। वे यह भूल गए कि बहुजन आंदोलन का इतिहास गवाह है कि जब जब इस समाज के किसी जांबाज बेटे पर जुल्म की लाठियां बरसाई गई हैं, जब जब उसके आत्मसम्मान को चुनौती दी गई है, तब तब इस समाज ने अपने मत की अभूतपूर्व ताकत से सत्ता के सबसे ऊंचे और मजबूत सिंहासनों की नींव को हिलाकर रख दिया है। आज उत्तर प्रदेश की धरती से लेकर देश के सुदूर राज्यों तक जो आम्बेडकरवादी चेतना सड़कों पर दिखाई दे रही है, वो किसी राजनीतिक लाभ या नुकसान की मोहताज नहीं है। यह उस खामोश गुस्से की अभिव्यक्ति है जो दशकों से इस समाज के भीतर सुलग रहा था। आज का पढ़ा लिखा बहुजन नौजवान
ये बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि योग्यता के ऊपर जाति का जो टैग लगाकर उनके नेताओं का रास्ता रोका जाता है, उसका जवाब केवल और केवल अपनी खुद की स्वतंत्र राजनीतिक और सामाजिक ताकत को मजबूत करके ही दिया जा सकता है। चंद्रशेखर ने इस देश के करोड़ों शोषितों और वंचितों को सिर्फ एक राजनीतिक विकल्प नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हर उस इंसान के भीतर ये भरोसा जगाया है कि वे अब याचक नहीं बल्कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के असली हिस्सेदार हैं। यही वजह है कि तमाम साजिशों, जानलेवा हमलों और प्रशासनिक बंदिशों के बाद भी ये कारवां रुकने के बजाय हर रोज और ज्यादा मजबूत और ज्यादा आक्रामक होकर उभर रहा है। इस ऐतिहासिक मोड़ पर आकर अब ये लड़ाई एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटना नामुमकिन है। यह जंग अब सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, बल्कि ये इस देश के हर उस नागरिक की है जो सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों और मानवीय गरिमा पर विश्वास रखता है। जो लोग आज भी पुराने पूर्वाग्रहों के चश्मे से इस आंदोलन को देख रहे हैं, उन्हें बहुत जल्द जमीनी हकीकत का वो कड़वा सच स्वीकार करना पड़ेगा जिसकी आहट अब सत्ता के गलियारों में साफ सुनाई देने लगी है। ये शुरुआत है एक नए युग की, जहां काबिलियत का पैमाना किसी का सरनेम नहीं बल्कि उसका संघर्ष तय करेगा। और इस नए युग की पटकथा लिखने वाले अम्बेडकरवादी युवा अब पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में डट चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जब जनता खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठ खड़ी होती है तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी समय के प्रवाह में बह जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।